हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में, और वो उस इम्पोर्टेंट थ्योरम का नाम है आपका बाल्ज़नो-वायस्टाइस थ्योरम, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो थ्योरम है वो आपकी आ चुकी है, मतलब कई बार एग्जाम में आ चुकी है, अदर यूनिवर्सिटी में भी आ चुकी है और आपके भी आ चुकी है। तो अब मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, उसका स्टेटमेंट लिखता हूँ। आपके जो थ्योरम आती है वो या तो नाम से पूछेंगे कि बाल्ज़नो-वायस्टाइस थ्योरम का प्रमेय का कथन लिखते हुए इसको प्रूव करो। एक तरीका तो ये होता है, ये पूछने का। और दूसरा तरीका ये होता है कि कभी कभी छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि बाल्ज़नो-वायस्टाइस थ्योरम का कथन लिखो। या तीसरा तरीका क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट दे देंगे और आपको उसका प्रूफ लिखना है। लेकिन आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है कि बाल्ज़नो प्रमेय का कथन लिखते हुए इसको सिद्ध कीजिए, ये ज्यादा ट्रेंड में चलता है। इसलिए आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है और प्रूफ तो आपको याद रखना ही है। तो आज लेक्चर 4 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन थ्योरम कर रहे हैं जिसका नाम है बाल्ज़नो वायस्टाइस थ्योरम। बाल्ज़नो वायस्टाइस वायस्टाइस प्रमेय, बाल्ज़नो वायस्टाइस प्रमेय। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, उसको स्टेटमेंट अपन लिखते हैं। ये बाल्ज़नो वायस्टाइस प्रमेय में इसका नाम है, ठीक है। कोई बोल्ज़ानो वायस्टाइस प्रमेय कहते हैं, बाल्ज़नो भी कहते हैं, वो अलग अलग है, ठीक है। बोल्ज़ानो भी कह सकते हैं, इंग्लिश में बोले तो बोल्ज़ानो वाई वायस्टास वायस्टास वायस्टाइस थ्योरम, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, और स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेटमेंट है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध होती है बाउंडेड सीक्वेंस, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। ये जो आपको बाल्ज़नो-वायस्टाइस थ्योरम में होती है, ये आपको सीक्वेंस में मिल सकती है, मतलब इस चैप्टर में मिल सकती है, और समुच्चय के लिए भी एक बाल्ज़नो-वायस्टाइस थ्योरम होती है, जो आप मैट्रिक्स स्पेस में आप आगे सेमेस्टर में पढ़ोगे। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम, कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, कम से कम एक सीमा बिंदु। सीमा बिंदु का मतलब होता है लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। कि जो भी बाउंडेड सीक्वेंस होती है ना, उस बाउंडेड सीक्वेंस का कम से कम एक तो आपका सीमा बिंदु होता ही होता है। ये आपको प्रूव करना है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये आ चुकी है थ्योरम कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन इसका प्रूफ लिखते हैं, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि बाल्ज़नो-वायस्टाइस थ्योरम का आपको स्टेटमेंट पूछेंगे और प्लस प्रूफ पूछेंगे। एक तो स्टेटमेंट पूछेंगे और प्लस में क्या पूछेंगे, आपको प्रूफ पूछेंगे। यदि एग्जामिनर को छोटा क्वेश्चन बनाना होगा तो ओनली स्टेटमेंट पूछ लेगा, और यदि बड़ा क्वेश्चन बनाना है तो दोनों को पूछ लेगा। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम, जो बाउंडेड सीक्वेंस होती है, उसका कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो एग्जिस्ट करता ही है। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। अपन आराम आराम से इसको प्रूव करेंगे और आपको समझ में भी ये थ्योरम आ जाएगी। देखो, सबसे पहले अपन देखो, बाउंडेड सीक्वेंस आपको पता है परिबद्ध अनुक्रम कौन सी होती है। परिबद्ध अनुक्रम अक्सर इनको अपन परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं यदि, कब कहते हैं, यदि अपने पास स्मॉल के और कैपिटल के ऐसे विद्यमान हो ताकि एक से तो अनुक्रम के सारे पद क्या हो, बड़े हो, और एक से अनुक्रम के सारे पद क्या हो, छोटे हो। ऐसे ही कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। और एक तरीका और भी होता है बाउंडेड सीक्वेंस होने का, ये भी एक बाउंडेड सीक्वेंस होने का तरीका होता है। इससे भी अपन क्या करते हैं, उसको बाउंडेड सीक्वेंस प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और बाउंडेड सीक्वेंस के लिए अपन ये भी बताया था कि उसका परिसर यदि बाउंडेड हो जाए, उसका अपन रेंज सेट निकाले, और वो रेंज सेट भी क्या आ जाए, अपने पास बाउंडेड आ जाए, तब उस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन चार तरीके होते हैं सीक्वेंस को प्रूव करने के। जिसका निम्नानुसार विद्यमान हो उसको अपन बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो प्रूफ कैसे करेंगे अपन इसका। सबसे पहले अपन मान लेंगे कि माना अनुक्रम x n क्या है,
बाउंडेड सीक्वेंस है। तो बाउंडेड सीक्वेंस है और ई इसका क्या मान लेंगे अपन, रेंज मान लेंगे, परिसर मान लेंगे, अर्थात ई बराबर इस प्रकार से अपन डिफाइन करेंगे। तब दो सिचुएशन हो सकती है ई के लिए। तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। माना माना अनुक्रम अक्सर परिबद्ध अनुक्रम है। माना अनुक्रम अक्सर क्या है आपके पास, परिबद्ध अनुक्रम है, तथा ई इसका परिसर है। इसका अपन ने क्या माना है, रेंज सेट माना है। ई इसका क्या है, परिसर है। माना अक्सर क्या है, एक परिबद्ध अनुक्रम है और ई इसका क्या है, परिसर है। अर्थात ई बराबर मैंने मान लिया एक्स एन, और एक्स एन एन बिलोंग्स टू, ये हमने मान लिया। x1 x2 x3 ये सारा मैंने क्या माना है, उसका रेंज सेट माना है। ठीक है, अब ये रेंज सेट कैसा हो सकता है, या तो रेंज सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा, या रेंज सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। दोनों कंडीशन में अपने को ये बताना है कि जो अनुक्रम n है उसका कम से कम एक सीमा बिंदु अपने को प्रूफ करना है। तो इसके दो केस पॉसिबल हो सकते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसमें। इसके दो केस पॉसिबल होगा, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब केस फर्स्ट में क्या हो सकता है, ई कैसा सेट हो सकता है आपके पास, फाइनाइट सेट हो सकता है। भाई इसका जो रेंज सेट है वो कैसा हो सकता है, फाइनाइट सेट हो सकता है, या ई क्या हो सकता है, इनफाइनाइट सेट हो सकता है। अपने को इन दोनों कंडीशन में अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि इसका अपने पास अल्फा क्या होगा, अल्फा ई का क्या होगा, सीमा बिंदु होगा। ये तो सिद्ध करना है अपने को कि कम से कम सीक्वेंस का क्या होता है, भाई सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है, परिबद्ध अनुक्रम है, ई इसका रेंज है। अब आपको पता है, देखो जैसे मान लो मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ आपके पास, -1 की पावर n है। अब इस सीक्वेंस में एलिमेंट देखो कैसे आते हैं, -1 +1 -1 +1, इस प्रकार से आते हैं ना। जब इसका मैं रेंज सेट बनाता हूँ, रेंज सेट में कौन से एलिमेंट आते हैं, -1 और +1। तो रेंज सेट में जो आपके पास टर्म आए वो सीक्वेंस के तो टर्म्स आए हैं। इसका मतलब यदि अपन ई को क्या कर देंगे, ये अपने पास यदि फाइनाइट सेट हो जाएगा एक केस में, और ये एक बार सेट में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। यदि अल्फा अनुक्रम ई का जो ई अपने पास सेट लिया है ना, इसका यदि सीमा बिंदु हो गए ना, तो वो पूरे का ही क्या हो जाएगा, भाई पूरे का ही सीमा बिंदु हो जाएगा। अब मैं बोलूं कि -1 इसका लिमिट पॉइंट है, तो ये लिमिट पॉइंट इसका भी लिमिट पॉइंट हो गया, और इस सीक्वेंस का तो होगा ही होगा। भाई ये थोड़ी है कि भाई परिसर का लिमिट पॉइंट हो गया और वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो वो क्या हो जाएगा कि जो अल्फा होगा ना, वो उसी सीक्वेंस का भी क्या हो जाएगा, सीमा बिंदु हो जाएगा। तो अपने को हर दोनों केस में ये सिद्ध करना है कि अल्फा ई का क्या होगा, सीमा बिंदु होगा। भाई ई जब आपके पास फाइनाइट होगा तब भी आपके पास अल्फा ई का लिमिट पॉइंट आना चाहिए, और अल्फा यदि इनफाइनाइट सेट होगा ना ई, तब भी अपने पास अल्फा क्या आना चाहिए, ई का सीमा बिंदु आना चाहिए। तब ओवरऑल अपन क्या कह देंगे कि एक अनुक्रम एक्शन जो परिबद्ध अनुक्रम है और ई इसका रेंज सेट लिया था, तो रेंज सेट लिया तो प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु तो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। भाई इसमें भी सीमा बिंदु आ रहा है, इसमें भी सीमा बिंदु आ रहा है। तो इस प्रकार से अपनी थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो अब अपन लेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लेंगे जब ई कैसा सेट हो, परिमित समुच्चय हो। और फिर केस सेकंड को लेकर अपन करेंगे कि ई एक अपरिमित समुच्चय है, और उसमें अपन ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि अल्फा है वो उस ई का क्या होगा, सीमा बिंदु होगा। फिर दूसरे वाले केस में भी अल्फा को अपन ई का क्या कर देंगे, सीमा बिंदु सिद्ध कर देंगे। तो इस प्रकार से ओवरऑल में अपन ये कह देंगे कि अनुक्रम एक्शन बाउंडेड सीक्वेंस है, ई इसका रेंज सेट है, और प्रत्येक अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु एग्जिस्ट करता है प्रत्येक सीक्वेंस का। केस फर्स्ट, जब ई कैसा हो, परिमित समुच्चय हो।
जब ई एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, अब अपने पास ई क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। तो अपन एक बिंदु लेकर चल रहे हैं, माना अल्फा है, वो ई का कोई बिंदु है, और इस अल्फा को ही अपन क्या कर देंगे, सीमा बिंदु सिद्ध कर देंगे। अल्फा ई का क्या है, कोई बिंदु है। अब देखो अल्फा हमने ई का कोई बिंदु लिया है, अब अपन ये सिद्ध कर दें कि अल्फा है वो ई का क्या हो, सीमित, सॉरी, अल्फा ई का क्या हो, लिमिट पॉइंट हो। तो अल्फा को ई का लिमिट पॉइंट कब सिद्ध कर सकते हैं बताओ। किसी भी बिंदु को मैंने बताया था कि अल्फा है वो अनुक्रम अक्षांश का सीमित लिमिट पॉइंट कब कहलाता है, जब अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के कितने पद विद्यमान हो, अनंत पद विद्यमान हो, तभी तो अपन अल्फा को क्या कर सकते हैं, लिमिट पॉइंट बता सकते हैं। किसी भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट तब बताएंगे जब अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा का जो नेबरहुड अपन लेंगे, उस नेबरहुड में यदि अनुक्रम के अनंत पद आ जाए, तब अपन ये कह देंगे कि अल्फा है वो अनुक्रम का क्या हो जाएगा, सीमा बिंदु हो जाएगा। तो मैंने क्या लेकर चला हूं कि माना अल्फा है वो ई का कोई बिंदु है, और मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि अल्फा ई का क्या है, लिमिट पॉइंट है। और अल्फा को ई का लिमिट पॉइंट सिद्ध करने के लिए मेरे को ये बताना पड़ेगा कि अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम ई, अनुक्रम में अनंत पद विद्यमान होने चाहिए। और मैंने अभी बताया था आपके पास कि जो अनुक्रम अक्षर अपने लेते हैं -1 की पावर n, -1 की पावर n एक अनुक्रम ली थी, तो -1 +1 -1 यही तो आते हैं। अब मैं यदि इसका रेंज सेट बनाऊंगा, इसका क्या बनाऊंगा, रेंज सेट बनाऊंगा -1 और 1। अब इसमें जो रेंज सेट में एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है, अनुक्रम के एलिमेंट होते हैं। यदि मैं अल्फा है वो ई का कोई बिंदु लेकर चल रहा हूँ, अल्फा को मैं क्या कर दूंगा, यदि अल्फा को मैं इसका लिमिट पॉइंट बता दूंगा, तो अल्फा ई का लिमिट पॉइंट हो जाएगा, तो इसका भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ई में क्या है, अनुक्रम के ही पद तो है, अनुक्रम के पद है, तो वो वहां से क्या हो जाएंगे आपके पास, उस लिमिट पॉइंट को प्रूफ कर देंगे। तो अल्फा मैंने मान लिया कि अल्फा ई का क्या है, कोई बिंदु है। अल्फा क्या हो गया अपने पास, ए का कोई बिंदु आ गया। ठीक है, अब देखो आगे। तब अल्फा की प्रतिवेश में, प्रतिवेश में अनुक्रम अक्षांश की अनंत पद विद्यमान होंगे, अनंत पद विद्यमान होंगे। अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के कितने पद विद्यमान होंगे, अनंत पद विद्यमान होंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में यहां से क्या लिख देंगे अपन, एक्स एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा, और एन बिलोंग्स टू एन के लिए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एक्स एन है वो किससे बिलोंग कर जाएगा, अल्फा के प्रतिवेश में आ जाएंगे, तो एक्स एन बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन के लिए। और यहाँ से मैं अल्फा है वो एक्स एन का क्या हो जाएगा, सीमा बिंदु हो जाएगा। देखो वापस बताऊंगा मैं एक बार इसको, देखो दोबारा देखो, एग्जाम्पल से प्रूव करता हूँ मैं इसको।
देखो दोबारा देखो इस पहले केस में, देखो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया, उसमें समझना। मेरे को ये बताओ कि अल्फा मैंने ई का कोई बिंदु माना। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि अल्फा ई का लिमिट पॉइंट है। अल्फा को ई का लिमिट पॉइंट बताने के लिए मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा कि अल्फा के प्रतिवेश में यदि अनुक्रम के कितने पद आ जाए, अनंत पद आ जाए, तभी तो अपन अल्फा को क्या बता पाएंगे, उसका लिमिट पॉइंट बता पाएंगे। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक्स एन बराबर, मैंने दोबारा ले रहा हूँ मैं इस एग्जांपल को, -1 की पावर एन, ये एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने इसके अपने पास बिंदु बनाए, मेरे पास पॉइंट बनाए, तो -1 +1 -1 +1 ये पॉइंट आएंगे इसमें। अब मैं इसका रेंज सेट बनाता हूँ, परिसर बनाता हूँ। तो परिसर मैंने क्या बनाया इसका बताओ, -1 और +1 ही आएगा परिसर। ये जो आपके पास है वो परिसर है। अब मैंने क्या लिया है, मैंने एक पॉइंट लिया, 1 लिया मैंने, मान लो एज ए सपोज मैंने क्या लिया है, 1 लिया है। अब 1 का मैंने नेबरहुड बनाया, तो 1 का नेबरहुड मैंने एप्सिलॉन को क्या ले लिया, मैंने एप्सिलॉन को ले लिया पॉइंट, मैंने 1/10 ले लिया। तो ये तो बनेगा 1 माइनस का 1/10, और ये बनेगा मेरे पास 1/10। अब यदि देखो, अब जब मैंने इस पॉइंट को लिया तो अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के कितने पद आ रहे हैं भाई, अनंत पद आ रहे हैं ना इसमें। भाई यहाँ पे अपन देखेंगे -1 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर वापस 1 आ जाएगा इसमें, ये इसके नेबरहुड में नहीं आ जाएंगे क्या। भाई जब मैंने 1 का नेबरहुड लिया, इस नेबरहुड में मेरे पास क्या आ जाएगा, इस नेबरहुड में, इस नेबरहुड में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हो जाएंगे। तो यही बात लिखी मैंने, अल्फा ई का कोई बिंदु है, तब अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होंगे, और अनंत पद विद्यमान होने के कारण एक्स एन किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के। और एक्स एन कहां से बिलोंग कर जाएगा, ये जो अनुक्रम है ना एक्स एन, ये किस में विद्यमान हो जाएंगे, ये एक्स एन जो होंगे भाई अनुक्रम के जो पद है वो किस में आ जाएंगे अपने पास, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 1 लिया ना हमने 1, और ये 1 इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। उसी प्रकार उसे कंपैरिजन करके देखो, अल्फा है वो क्या हो जाएगा उसका लिमिट पॉइंट, क्योंकि ये लाइन हो गई ना, ये लाइन कहती है कि अनुक्रम के अनंत पद किस में विद्यमान है, इसके नेबरहुड में। यदि अनुक्रम के अनंत पद है वो इसके नेबरहुड में विद्यमान है, इसका मतलब अल्फा क्या है, इसका सीमित लिमिट पॉइंट है, सीमा बिंदु है। अल्फा इसका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इसको प्रूव कर दिया, इसका लिमिट पॉइंट। अब एक बार लिमिट पॉइंट की वापस डेफिनेशन देखना, तब आपको चीजें हैं और क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब तक इसमें आपके ये है कि जब तक आपकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी ना, तब तक आप इसमें कुछ नहीं कर सकोगे। और जैसे आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, तब आप ये चीजें अपने आप सीख जाओगे कि कैसे इसमें अपने प्रूफ कर दिया। अब जैसे प्रूफ करते हैं ना, तो प्रूफ से क्या होता है, दिमाग का जो एक्सपेंशन है वो होता है। और दिमाग का एक्सपेंशन तभी होता है जब आपकी डेफिनेशन सारी क्लियर हो। अब अपन लेते हैं केस सेकंड। देखो थ्योरम समझ में आनी जरूरी है। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि वीडियो कितना 40 मिनट का बन रहा है, 50 मिनट का बन रहा है, क्योंकि थ्योरम आपको समझ ही नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है कि भाई आपको थ्योरम समझ में आए, है ना। तो अब अपन देखो केस सेकंड लेते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, और चैनल को लाइक भी कर लिया करो वीडियोज को, ताकि भाई हम आपके लिए तो वीडियो बनाते हैं। हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा, जब आप इन वीडियोज को देखोगे और उनको लाइक करोगे। अदरवाइज आप देखोगे ही नहीं और ना लाइक करोगे। तो हमें मोटिवेशन तो आपसे ही मिलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं इस चैनल पे देख सब कुछ लेंगे, पर वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अब चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपका क्या बिगड़ता है भाई, आप कुछ जाता थोड़ी है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो भाई हमारा कुछ लॉस हो जाएगा। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं इतनी। अब अपन देखो दूसरा पॉइंट लेते हैं, जब अनुक्रम अक्षयन का परिसर क्या हो, ई, अनुक्रम का परिसर ई है वो एक अपरिमित समुच्चय हो। हमने परिमित समुच्चय की बात कर ली, अब हम बात करें ई कैसा हो।
अपरिमेय समुच्चय, अपरिमेय समुच्चय। ठीक है, तो देखो चूंकि क्योंकि अनुक्रमक श्रेणी क्या है, परिबद्ध अनुक्रम है, तो अनुक्रमक श्रेणी यदि परिबद्ध अनुक्रम होगी ना, तो उसका जो रेंज सेट होगा वो कैसा होगा, परिबद्ध ही होगा। अनुक्रमक श्रेणी क्या है, अपने पास बाउंडेड सीक्वेंस है, और ये बाउंडेड सीक्वेंस है, तो अनुक्रमक श्रेणी का रेंज सेट होगा वो भी कैसा होगा, बाउंडेड होगा। परिसर ई भी परिबद्ध होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहला माना कि केस सेकंड क्या है कि ई है वो एक पास आपके पास एक अपरिमेय समुच्चय है, जो कि अनुक्रमक श्रेणी क्या है, परिबद्ध अनुक्रम है, तो अनुक्रम का परिसर भी क्या होगा, परिबद्ध होगा। तो इसका मतलब ई जो होगा, ई जो होगा वो आर में क्या होगा, आर अपन भाई सीक्वेंस में क्या करते हैं, रियल सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं ना, रियल सीक्वेंस क्या होता है, वास्तविक अनुक्रम पर डिपेंड होता है ना, ये वास्तविक अनुक्रम ही तो होती है, और वास्तविक अनुक्रम में जो आपका रेंज होता है वो कैसा होता है, रियल नंबर में आते हैं सारे। तो ये है वो आर में क्या सा हो जाएगा, एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखो सीक्वेंस की परिभाषा बताई थी, तो याद है तो आपको, ये एफ नेचुरल नंबर से आर पे डिफाइन हो, तो ये इस आर की बात कर रहे हैं, ये है वो आर में क्या हो जाएगा, एक अपरिमित अपरिमित परिबद्ध समुच्चय होगा। एक क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो ये अपने पास कैसा सेट है, रेंज सेट जो है ना अपने पास कैसा है, अपरिमित है, और यहां से हमने क्या सिद्ध कर दिया, ये परिबद्ध भी होगा, तो ये है वो अपरिमित भी हो गया और परिबद्ध भी हो गया, तो ये अपरिमित और परिबद्ध समुच्चय हो गया। अब अपन एक समुच्चय के एक बार्जनो वाइस्टाइच थ्योरम होती है, समुच्चयों के लिए होती है, वो सेट के लिए होती है, वो कहती है कि प्रत्येक जो अपरिमित परिबद्ध समुच्चय, प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, तो अपने पास ई है वो कैसा हो गया, देखो यहां से मैंने क्या प्रूव कर दिया, देखो यहां देखो मैंने ई को पे क्या बता दिया, ई परिबद्ध हो गया, और यहां से ई क्या ऐसा है, अपरिमित समुच्चय हो गया, तब मैंने क्या लिख दिया, ई है वो आर में क्या हो जाएगा, एक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय हो गया ना। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, एक थ्योरम कर रहे हैं, थ्योरम हमने समुच्चयों के लिए अपन मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ेंगे, एक थ्योरम होती है वही बाल्जुनो वाइस्टाइच थ्योरम नाम से ही होती है, वो समुच्चय के लिए होती है और ये सीक्वेंस के लिए होती है, एक सीक्वेंस के लिए भी होती है और एक समुच्चयों के लिए भी बाल्जुनो वाइस्टाइच थ्योरम कहती है, और बाल्जुनो वाइस्टाइच थ्योरम क्या कहती है समुच्चयों के लिए, कि प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, जबकि ये बाल्जुनो वाइस्टाइच थ्योरम क्या कहती है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु। क्योंकि क्योंकि अब समुच्चयों के लिए अपन थ्योरम लिख रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक
अब ER में क्या हो जाएगा, एक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय होगा। ठीक है, अब अपन इसमें लिखते हैं परिबद्ध समुच्चय के लिए अपन एक बाल्ज़नो-वायस्टाइस थ्योरम लिखते हैं। समुच्चय के लिए मैंने आपको बताया था कि एक बाल्ज़नो-वायस्टाइस थ्योरम होती है, वो कहती है कि प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। क्योंकि ये पता नहीं वर्क नहीं कर रहा, 2 दिन से प्रॉब्लम भी आ रही है इसमें। चूंकि चूंकि प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। ठीक है, यदि मान लो अपने पास कोई समुच्चय है वो अपरिमित हो और साथ में कैसा हो, परिबद्ध समुच्चय होता है, तो समुच्चयों के लिए बाल्ज़नो-वायस्टाइस थ्योरम कहती है, वो ये कहती है कि प्रत्येक अपरिबद्ध समुच्चय का कम से कम क्या हो, एक सीमा बिंदु तो होता ही होता है। जैसे आपके पास अनुक्रम के लिए आपके पास बाल्ज़नो-वायस्टाइस थ्योरम होती है, उसी प्रकार सीक्वेंस के लिए भी एक क्या समुच्चय के लिए भी एक क्या होती है, बाल्ज़नो-वायस्टाइस थ्योरम होती है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि भाई ई क्या हो गया अपने पास, ई अपने पास अपरिमित परिबद्ध समुच्चय हो गया, इसका मतलब कम से कम इसका एक सीमा बिंदु तो अवश्य ही होगा। तो हम मान लेंगे कि माना अल्फा है वो इस अनुक्रम का क्या है, सीमा बिंदु है। माना अल्फा समुच्चय ई का, माना अल्फा समुच्चय ई का सीमा बिंदु है, ई का सीमा बिंदु है। क्योंकि सीमा बिंदु हो गई ना थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये थ्योरम है, ये परमे है, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना येलो से, ये परमे का स्टेटमेंट होता है, ये बाल्ज़नो-वायस्टाइस थ्योरम का ही होता है, समुच्चयों के लिए होता है, समुच्चयों के लिए भी बाल्ज़नो-वायस्टाइस थ्योरम होती है। तो अल्फा है वो समुच्चय ई का क्या हो गया, सीमा बिंदु हो गया। अब सीमा बिंदु होते ही तब सीमा बिंदु की परिभाषा क्या कहती है, वो परिभाषा लगाओ, तब सीमा बिंदु की परिभाषा से, तब सीमा बिंदु की परिभाषा से, सीमा बिंदु की परिभाषा से अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा का प्रतिवेश क्या होता है, अल्फा प्लस एप्सिलॉन और अल्फा माइनस एप्सिलॉन में समुच्चय ई के अनंत पद विद्यमान होंगे। भाई किसके अनंत पद विद्यमान होंगे, ई के ही अनंत पद विद्यमान होंगे, क्योंकि अल्फा किसका सीमा बिंदु है, ई का सीमा बिंदु है। तो अल्फा यदि ई का सीमा बिंदु है तो अल्फा के प्रतिवेश में किसके अनंत पद विद्यमान होंगे, ई के ही अनंत पद विद्यमान होंगे, समुच्चय ई के अनंत पद विद्यमान होंगे। दोबारा देख लो, देखो क्या हमने प्रूफ किया है, कैसे हमने प्रूफ कर दिया। देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि ई कैसा सेट है, अपरिमेय समुच्चय है, तो फिर हमने अनुक्रमक संख्या क्या होगी, परिबद्ध हो गई, परिबद्ध हो गई तो उसका रेंज सेट भी क्या होगा, परिबद्ध हो गया। अब अपने पास ई कैसा था, अपरिमित समुच्चय था, तो ई अपरिमित और परिबद्ध समुच्चय हो गया। तब समुच्चय के लिए एक थ्योरम होती है, बाल्ज़नो-वायस्टाइस थ्योरम कहती है यदि आपके पास ई है वो सेट है और वो सेट कैसा हो, अपरिमित है और प्लस में कैसा सेट है, परिबद्ध समुच्चय है, तब उस अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, वो समुच्चयों के लिए बाल्ज़नो-वायस्टाइस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। तब ये जो ई अपरिमित समुच्चय और अपरिमित और परिबद्ध समुच्चय था, तो इसका भी कोई ना कोई सीमा बिंदु होगा। तो हमने मान लिया कि माना अल्फा है वो ई का सीमा बिंदु है।
अब अल्फा है वो ई का सीमा बिंदु है, इसका मतलब सीमा बिंदु की क्या परिभाषा कहती है कि अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत विद्यमान होने चाहिए, वो तो अनुक्रम का सीमा बिंदु होता है तब होता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा किसका सीमा बिंदु है, ई का है, तो अल्फा के प्रतिवेश में किसके अनंत पद विद्यमान होंगे, ई के अनंत पद विद्यमान होंगे। और ई में किसके पद है, ई में किसके पद है बताओ, मैंने अभी बताया था एक अनुक्रम का एग्जांपल लिया था x n इक्वल टू -1 की पावर n। तो जब मैं इसका रेंज सेट बनाता हूं तो रेंज सेट में किसके एलिमेंट आते हैं, सीक्वेंस के तो एलिमेंट आते हैं। यदि अल्फा के प्रतिवेश में ई के ही अनंत पद विद्यमान है, मतलब रेंज सेट में यदि अनंत पद विद्यमान है तो सीक्वेंस के भी तो अनंत पद विद्यमान होंगे, क्योंकि रेंज सेट में कौन से एलिमेंट आते हैं, रेंज सेट में मतलब परिसर में कौन किसके एलिमेंट आते हैं, परिसर में अनुक्रम के पद विद्यमान होते हैं। और यदि रेंज सेट में परिसर में यदि अनंत पद विद्यमान हो रहे हैं तो ये सोचो कि इस अनुक्रम में भी क्या होंगे, अनंत पद विद्यमान होंगे। तो यहां से मैं लिखूंगा कि अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा के प्रतिवेश में अब समुच्चय ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, अनुक्रम अक्ष n के अनंत पद विद्यमान होंगे। विद्यमान है, तो यहां से यदि अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हो गए तो अल्फा एवं अनुक्रम अक्ष n का क्या हो जाएगा, सीमा बिंदु। और यही अपने को प्रूफ करना था। सीमा बिंदु होगा, तो अतः प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक सीमा बिंदु होगा। ये थ्योरम प्रूफ हो गई, तो समझ में आ गई होगी। यदि आपको समझ में नहीं आती है ना तो थ्योरम को वापस से आप देख सकते हो, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे अभिसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम, दोलनीय अनुक्रम के साथ साथ अपन एक अभिसारी अनुक्रम की थ्योरम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।